वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं क्वेश्चन बैंक प्रश्न बैंक वर्ष 2023 की जो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को से संबंधित मैं लेकर आया हूं। यहाँ रासायनिक बल गतिकी से संबंधित है। इस इकाई का नाम 4 है। वैसे देखा जाए तो वीडियो के क्रम में देखा जाए तो वीडियो नंबर 3 है, किंतु यहाँ पर कुछ अध्याय आपके हटाए गए हैं, उनके कारण थोड़ा सा क्रम परिवर्तन हुआ है। तो ये आप पाठ के नाम से याद रखें, यह रासायनिक बल गतिकी है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न एनालिसिस कर मैं सारे के सारे प्रश्नों का संपूर्ण सॉल्यूशन एक्सप्लेन के साथ देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को कवर करने के लिए पहला वाला ऑब्जेक्टिव, किसी भी अभिक्रिया का वेग उसकी अभिक्रिया की प्रकृति के साथ क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, परावर्तित रहता है या अपरावर्तित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बा वाला सही रहेगा, उसका अभिक्रिया का वेग घट जाता है। निम्नलिखित में से वहाँ कारक जिस पर शून्य कोटि अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया की दर दा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो तीसरे वाले का आपका रहेगा आ वाला ऑप्शन, उसके ताप पर निर्भर करता है। फोर्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा वाला हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या होती है, यह अभिक्रिया का स्थिरांक किस इकाई पर निर्भर करता है, तो चौथे वाले का ऑप्शन नंबर आपका बा सही रहेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपका सही रहेगा। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा सही रहेगा, ताप पर यह बढ़ता जाएगा। किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका छठे का आपका ऑप्शन नंबर आ वाला रहेगा, टक्करों के प्रभाव की संख्या का मान बढ़ जाता है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो इसका आपका रहेगा शून्य कोटि अभिक्रिया वह कहलाती है, ऑप्शन नंबर दा वाला सही रहेगा। अब आठवें की तरफ बढ़ते हैं। तो आठवां आपका दिया है, किसी अभिक्रिया का वेग बराबर के ए की घात एम और बी की घात एन की कोटि क्या रहेगी, तो ये आपकी कोटि रहेगी एम प्लस एन की कोटि आपकी रहेगी। रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है शून्य, प्रथम, द्वितीय या तृतीय, तो 90 का आपका बा वाला सही रहेगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया आपकी सही रहेगी। तो इसमें थोड़ा माफ़ करना, दो ऑप्शन दिए हैं बा, तो रेडियोधर्मी अभिक्रिया कोटि इसका बा वाला ऑप्शन, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया ये वाला सही रहेगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल निर्भर करता है, तो यहाँ पर आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल आपका निर्भर करता है क्रियाकारक तथा उत्पाद दोनों की सांद्रता पर यह निर्भर करता है। फिर 11वां वाला आगे की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है सक्रिय द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, तुल्यांकी भार पर या आणविक द्रव्यमान पर, तो 11वें वाले का आ वाला सही रहेगा, संक्रियण द्रव्यमान पर। अब अगला देखते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया ए से बी में पाया गया है, अभिक्रिया की दर 2 गुना की जाती है। जब वहाँ ए का सांद्रण 4 गुना कर दिया है तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो 12वें का आपका सही रहेगा, दा वाला ऑप्शन सही रहेगा, अभिक्रिया की कोटि आधी हो जाती है। 13वां वाला देखते हैं, किसी अभिक्रिया का तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाने का कारण क्या होता है, तो 13वें का ऑप्शन नंबर आ वाला सही रहेगा, प्रभावी टक्करों की संख्या अधिक होनी चाहिए। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग में निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है, तो 14वें का आपका आंसर रहेगा सा वाला, संकीर्ण ऊर्जा पर यह निर्भर करता है। 15वां वाला, जब एक अभिक्रिया पदों में क्रम में होती है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जा सकती है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर आ मंदतम पद द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले रिक्त स्थान को देखते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया समाकलित दर समीकरण। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण आपको लिखना है, वो आपका क्या रहेगा, आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया ये सूत्र रहेगा आपका, है ना। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया समाकलित दर समीकरण सूत्र होता है, एक सूत्र होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई खालिस्तान होती है सेकंड पे इनवर्स, यानी कि आप डायरेक्ट एस इनवर्स लिख सकते हैं, हिंदी में भी सेकंड पे इनवर्स आप कर सकते हैं। अब तीसरा वाला देखते हैं, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के खालिस्तान होती है, तो अभिक्रिया के कारकों के समानुपाती होती है।
निशान नहीं, आपको लिखना पड़ेगा इसका समानुपाती। तो इस प्रकार से समानुपाती। अगला वाला रिक्त स्थान देखते हैं, चौथा वाला। अभिक्रिया की दर खालिस्तान का मान शून्य नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसका मान शून्य नहीं हो सकता? चौथे वाले में बताया गया है। तो इसका आणविकता जो होती है उसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है, तो इसका आणविकता लिख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एथिल एसीटेट का जल अपघटन खालिस्तान कोटि अभिक्रिया का होता है। तो ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का होता है। पांचवे का उत्तर प्रथम कोटि, इस खालिस्तान में आपको भरना है। छठा वाला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक खालिस्तान अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण शून्य कोटि अभिक्रिया। छठे वाला प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा हाँ शून्य इसका सही आंसर रहेगा। तो ये हम देखते थे शून्य। वहाँ समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी होती है, कौन सा समय कहलाता है? तो वो आपका अर्ध आयुकाल कहलाता है। सातवें का अर्ध आयु काल। दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांक का योग खालिस्तान होता है। तो यहाँ पर आठवें का रहेगा, अभिक्रिया की कोटि पर वहाँ निर्भर करता है। नवा देखते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अग्र तथा प्रतापी अभिक्रिया के वेग के स्थिरांक का अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो साम्य स्थिरांक इनका जो अनुपात वो कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा साम्य वाला। तो ये हम लिख देंगे यहाँ साम्य 90 में। 10वां देखते हैं, खालिस्तान अभिकारक तथा क्रियाफल की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं करता है। किसके? दर के स्थिरांक के दाब पर वहाँ निर्भर नहीं करता। तो दर स्थिरांक इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं 11वां वाला, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन खालिस्तान कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो 11वें वाले का प्रथम आंसर रहेगा, 11वें में प्रथम। 12वां, अणुसंख्यकता सदैव खालिस्तान होती है। तो 12वें का हो जाएगा पूर्णांक। 13वां देखते हैं, आहारणीय समीकरण खालिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आहारणीय समीकरण आपका 13वें का मैं आंसर लिख के देता हूँ आपका 13वें का, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई जीरो और बटे में हो जाएगा इसका आर टी। ये आपका आहारणीय समीकरण है 13वें का आंसर। 14वां, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुछ अणुओं की संख्या खालिस्तान कहलाती है। तो यहाँ आणविकता कहलाती है। 14वें का आंसर आणविकता। इस प्रकार से आपको आणविकता लिखना है। 15वां देखते हैं, तीव्र अभिक्रिया खालिस्तान सेकंड में से भी कम समय में पूर्ण हो सकती है। तो वहाँ हो सकती है 10 की घात -12 से भी कम समय में यह पूर्ण हो सकती है। अब हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन है आपका जोड़ी। तो जोड़ी का मिलान करना है, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का आपका हो जाएगा मोल लीटर सेकेंड, लीटर पे इन्वर्स और सेकेंड पे इन्वर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का आ वाला ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड पे इन्वर्स। द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तो द्वितीय कोटि का हो जाएगा दा वाला ऑप्शन मोल इन्वर्स, लीटर इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स, तीनों पे इन्वर्स रहेगा। और तृतीय कोटि अभिक्रिया का, तृतीय कोटि अभिक्रिया का हो जाएगा मोल की घात -2, लीटर वर्ग और सेकेंड पे इन्वर्स। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं हम पहले वाले का। किसी अभिक्रिया की कोटि सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो वहाँ उसकी शून्य कोटि अभिक्रिया की सांद्रता पर यहाँ निर्भर नहीं करती है। तो पहले का शून्य हो जाएगा। दूसरा, इकाई समय में क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तन क्यों कहते हैं उसको सांद्रता? अभिक्रिया की दर को, इकाई समय में क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यह अभिक्रिया की दर कहते हैं इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा अभिक्रिया दर। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? अभिक्रिया संपन्न होने के लिए यह संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा। चौथा देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र क्या होता है? तो चौथे का आपका हो जाएगा आंसर, अर्धायु काल का फार्मूला आप सभी को आना चाहिए, तो मैं लिख के बता देता हूँ आपका चौथे का, कि T1/2
बराबर मान यदि आपको पॉइंट में नहीं आता है 0.693 और साथ में बटे में हो जाएगा इसका के। ये आपका आंसर इसका रहेगा अर्धायुकाल के लिए। पांचवा देखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया में के लिए अर्धायुकाल के समानुपाती होता है। तो यहाँ अभिक्रिया की प्राथमिक सांद्रता के समानुपाती होता है। दर स्थिरांक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या खालिस्तान कहलाती है। तो अणुओं की संख्या को अणुसंख्यकता कहते हैं। अब अणुसंख्यकता हो गई। इसके बाद हम अतिलघुत्तरी प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके 2 अंक में आने वाले हैं। अभी तक हमने इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को कवर किया है। अब हम आपके लिए अतिलघुत्तरी प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो अतिलघुत्तरी प्रश्न जो 2 नंबर के आते हैं, इसमें से आपका अंक का मैंने थोड़ा बंटवारा नहीं किया, तो आपके 2 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा और आपका एक रासायनिक बल गतिकी के अंदर से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाला हूं। तो ये आपके 7 तो अतिलघुत्तरी के प्रश्न हैं, लघुत्तरी के प्रश्न 10 हैं और यहाँ पर दीर्घोत्तरी के प्रश्न हैं वो 6 हैं और बाकी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखें अतिलघुत्तरी प्रश्न नंबर पहला। तो पहला वाला अतिलघुत्तरी प्रश्न, यहाँ ताक्षणिक दर किसे कहते हैं? तो ताक्षणिक दर समय के किसी भी विशेष क्षण किसी भी अभिक्रिया या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर ताक्षणिक दर कहलाती है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। अगला वाला देखते हैं तीसरा, तीव्रता किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जो 10⁹ सेकंड में पूर्ण हो जाती है वो तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। फिर अगला देखते हैं, अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं? वहाँ समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता से आधा होता है, मतलब T1/2, वह अर्धायुकाल कहलाता है। चौथा वाला देखते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो नंबर 1, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और Cl2 क्लोरीन की क्रिया जब जैसे H2 और Cl2 तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ अभिक्रिया जैसे अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के। तो अभिक्रिया का वेग बराबर के, यानी अमोनिया और प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य इसमें करता है। उत्प्रेरक का काम होता है ना तो अभिक्रिया को बढ़ा सकता है और ना ही वो घटा सकता है, मतलब अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है और अभिक्रिया में वो स्वयं भाग नहीं लेता है। यहाँ पर देखते हैं वेग निर्धारण, निर्धारक पद क्या है? तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है जबकि अभिक्रिया की दर का निर्धारण कर सबसे धीमी गति से होता है। यहाँ संपूर्ण अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद कहलाता है। छठा वाला देखते हैं, संकीर्ण ऊर्जा और दहली ऊर्जा। यहाँ पर आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि 2 नंबर का आने वाला है। तो ये पैसे तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रश्न कवर करवा रहा हूँ और आप ध्यान से इसको पढ़ें और समझें, एक्सप्लेन करें। ऊर्जा की वहाँ न्यूनतम मात्रा जो ऊर्जा अणुओं की ऊर्जा का अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है, इसे EA से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और वहाँ न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणु के पास आवश्यक रूप से होती है, लेकिन टक्कर प्रवाही और प्रभावी इतनी होनी चाहिए टक्कर की वहाँ ऊर्जा अवरोध को क्या कर सके, पार कर सके। अब यहाँ पर कहते हैं संकीर्ण ऊर्जा देली ऊर्जा माइनस अभिकारक के अणु। यहाँ पर देली ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा प्लस अभिकारक के अणु, यहाँ वहाँ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। अब 7वां वाला क्वेश्चन, तो इसमें कहा गया है कि अर्धायुकाल, तो अर्धायुकाल की परिभाषा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। वो 3rd वाले क्वेश्चन में आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिल सकेंगे और प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर भी हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन लघुत्तरी का, रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसकी इकाई समय के अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात अभिक्रिया के सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल, इसका ये सूत्र हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक को उसके वेग को कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वहाँ अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यह उत्प्रेरक का काम करता है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वहाँ अभिक्रिया जिसकी वहाँ क्रियाकारक का वेग उसकी 0 घात के समानुपाती, जैसे मान लो हमने क्रियाकारक आपका ΔX माना, ΔX बराबर A की घात A के समानुपाती होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभिकारक का वेग अभिक्रिया का वेग उसकी प्रथम घात के समानुपाती होता है, ये आपकी परिभाषा। उदाहरण के लिए अतिलघुत्तरी प्रश्न अभी मैंने पढ़ के बताया। रासायनिक अभिक्रिया वेग के प्रभावित करने वाले कारक बताने, तो पहला वाला अभिकारक की सांद्रता। यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर का मान भी बढ़ जाता है, मतलब दोनों समानुपाती होते हैं, अभिकारक का वेग और उसकी दर। अभिकारक का ताप, यदि अभिकारक का ताप बढ़ाने पर उसकी अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो जाएगी, यानी प्रति 10 डिग्री सेल्सियस पर उसकी दर हमेशा दुगनी के बराबर हो जाएगी। उत्प्रेरक की स्थिति,
उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसके दर या वेग को बढ़ा या घटा सकता है। यानी धनात्मक उत्प्रेरक बढ़ाएगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक उस अभिक्रिया के वेग को कम करेगा। अब अभिकारक की प्रवृत्ति, यदि अभिक्रिया के अभिकारक को पुराने बंध टूट जाते हैं तो नए बंध बनने लगते हैं, जबकि अभिक्रिया का वेग मंद हो जाता है किंतु अभिकारक के अणु सरल होते हैं, यानी बंध टूटने लगते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां, अंतर है आपका अभिक्रिया का वेग और द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। तो वे नियम, पहले अभिक्रिया का वेग देखते हैं। तो वेग में वे नियम एक से व्यंजक होते हैं जिनमें अभिकारक के वेग की सांद्रताओं का घातांक में व्यक्त करते हैं, जबकि क्रियाकारक संतुलित रहते हैं और इसको घातांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है, जबकि ये अंतिम पद में संपन्न होती है। यहाँ पर इसकी घात जो होती है, घातांक m और n का निर्धारण बल गतिकी के प्रयोग द्वारा किया जाता है, जबकि इसमें a और b के गुणांकों द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है? तो अभिकारक का वेग केवल उसकी अभिक्रिया की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए जैसे NaOH5 को जब गर्म किया तो 2Na2 बन गया और जल की मात्रा इसमें से बाहर निकल गई, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को गर्म किया तो जल इसमें बाहर निकल गया और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें से बाहर निकल गई। तो यह प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। अगला देखते हैं 7वां वाला क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणुकता में अंतर लिखिए। तो अणुसंख्यकता या अभिक्रिया की कोटि अणुसंख्यकता कहलाती है। तो अणुसंख्यकता किसी भी अभिक्रिया के वेग का पद का निर्धारण में भाग लेने के लिए अभिकारकों के अणुओं की संख्या अणुसंख्यकता कहलाती है, जबकि अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिसमें सांद्रता परिवर्तन से अभिकारक के वेग का निर्धारण होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहाँ अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या सदैव बराबर होती है, यानी कि यहाँ पर अणुओं की संख्या बराबर होती है, जबकि यहाँ अणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यहाँ सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि यहाँ कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि यहाँ शून्य, ऋणात्मक और भिन्नात्मक सभी हो सकती है। अभिक्रिया किसी भी पद में प्रयुक्त होने के लिए अभिकारक के अणुसंख्यकता का बोध कराती है, जबकि यहाँ सैद्धांतिक होती है, लिख सकते हैं, और यहाँ एक प्रायोगिक होती है। अब एक कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल के लिए 60 मिनट है, कितने समय में वहाँ 90% पूर्ण कर लेगी? यहाँ अर्धायुकाल का फार्मूला है, इसमें हम मान रखेंगे। तो प्रारंभिक सांद्रता 100 और यहाँ पर A T का मान 60 सेकंड में पूर्ण हुआ और 100/50 हो जाएगा। काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा, तो log 2 हो जाएगा, और log 2 का मान हमने लिख दिया, यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई किया तो K बराबर आपका आ गया 0.01155। ये आपका पूर्ण हो गया अभिक्रिया का। अब यहाँ पर देखते हैं आभासी एकांक गुणांक अभिक्रिया के उदाहरण को समझाइए। तो आभासी एकांक गुणांक जो है, वहाँ अभिक्रिया जो वास्तव में प्रथम कोटि दिखती है इसको छद्म कोटि अभिक्रिया भी कहते हैं, और लेकिन किंतु द्वितीय कोटि की तरह प्रतीत होती है, वहाँ एकांक गुणांक या छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर इसका उदाहरण दिया है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, अभिक्रिया की दर या दर स्थिरांक। वहाँ इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में यदि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है तो वहाँ अभिक्रिया की दर होती है, और अभिक्रिया की सांद्रता में वृद्धि होती है तो वहाँ अभिक्रिया दर स्थिरांक कहलाता है। इसका मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि इसका मान संपूर्ण अभिक्रिया पर निर्भर करता है। यहाँ अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति टाइम, मतलब मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, मतलब मोल, लीटर इनवर्स और टी इनवर्स, ये आपका हो जाएगा। दर स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि बदलने पर बदल जाता है, मतलब यह अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की सफलता के साथ अभिक्रिया दर घट जाती है, जैसे अभिक्रिया की दर का मान कम होता है, यहाँ अभिक्रिया की दर का मान अधिक होता है। विश्लेषणात्मक प्रश्न मतलब दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको करने। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न देखते हैं आप। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया, यहाँ पर सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया अर्धायु काल के लिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक व्यंजक देना है। सबसे पहले कल्पना करना है हमें, एक अभिकारक है A, जिसको यदि हम क्रियाकारक से क्रियाफल बनाएंगे तो यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपका व्यंजक है अर्धायु काल के लिए। तो अर्धायु काल के हम T की जगह पे 1/2 लिखेंगे। तो इसी प्रकार जहाँ जहाँ T है वहाँ पर 1/2 कर दिया, फिर यहाँ मान पुट कर दिया, आपस में गुणा किया, ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, स्पष्ट कीजिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण आपका इस प्रकार से होता है, और अर्धायु काल का ये 1/2 लिख देंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया दर ताप को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला अभिकारक के अणुओं के आपस में टक्कर के कारण ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा वाला कारण है आपका रासायनिक परिवर्तन में
अभिक्रिया अणु के मध्य होने वाले संघट या टक्कर प्रवाही इतनी होनी चाहिए कि वहाँ ऊर्जा अवरोध को क्या कर सके, पार कर सके, तभी वहाँ नए टक्कर होने वाले अणु एक दूसरे के अपेक्षिक दिक विन्यास के अनुकूल होते हैं और ताप बढ़ाने पर अणुओं के प्रति सेकेंड में होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अब फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ वाले में आयनीय समीकरण क्या है, इसकी उपयोगिता को समझाना है। तो ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक के मान में जब वृद्धि होती है तो आयनीय समीकरण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप के चरघातांक के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक समीकरण दिया है कि के बराबर, ये हमने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी समझा था। तो ये समीकरण है आयरनियस का। यहाँ पर लोग लिया, लोग का मान रखा और उसको सोल्व किया। ये आपका ग्राफिटिकल दिया है। इसकी उपयोगिता क्या क्या है, तो आयरनियस समीकरण की सहायता से संकीर्ण ऊर्जा को ज्ञात किया जा सकता है। ताप में परिवर्तन के साथ दर स्थिरांक के मान को ज्ञात किया जा सकता है। और दर स्थिरांक का मान यदि हम संकीर्ण ऊर्जा से संबंध ज्ञात करते, देहली ऊर्जा और संकीर्ण ऊर्जा को समझाइए। देहली ऊर्जा, जब ऊर्जा की वहाँ न्यूनतम मात्रा जो क्रियाकारक अणु में प्रभावकारी टक्करों के से संपन्न करने से की आवश्यकता होती है। संकीर्ण ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा की वहाँ अतिरिक्त मात्रा जो क्रियाकारक अणु की रासायनिक क्रिया के लिए आवश्यक होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं देहली ऊर्जा और संकीर्ण ऊर्जा में संबंध बताना है। तो अणु द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा और जब देहली ऊर्जा में बदल जाती है तो देहली ऊर्जा युक्त अणुओं के उत्पादन बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि देहली ऊर्जा का मान जो होता है अणुओं की ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा के मान के क्या होता है, बराबर होता है। छठा वाला प्रश्न आपका देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न बैंक के इस चैप्टर का, जो कि आपकी इकाई के अंतर्गत दिया हुआ है। तो संकीर्ण ऊर्जा आपकी क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के अणुओं की संख्या जिसकी सांद्रता रासायनिक परिवर्तन परिणाम में परिवर्तित होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहाँ प्रायोगिक रूप से निर्धारित करने के लिए एक समीकरण दिया है एन ए। जैसे ही एन दिया है, एन घातांक के रूप में आपका चला जाता है। इस अभिक्रिया में जो कोटि होती है उसका मान धीरे धीरे समान होता जाता है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि यहाँ पर हमने प्रश्न बैंक का जो इकाई आपकी है यहाँ पर दी हुई है, इकाई का नाम 4, क्योंकि इसके बीच की इकाई हटा दी गई है या कम कर दी गई, जिनको मैंने ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको समझा दिया है। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द हम आपसे मिलते हैं। टाटा बाय बाय। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में करवा सकूँ। तो अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे। टाटा बाय बाय।